हे कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों ये वीडियो नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए है। नॉन साइंस स्टूडेंट मैं किन्हें कह रहा हूँ? उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 11th-12th में साइंस नहीं पढ़ी और अब जब वो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो है जनरल स्टडी का जो पेपर होता है आपका, आप जानते हैं उसमें जनरल साइंस के बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो जब वो जनरल साइंस पढ़ते हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि कुछ साइंटिफिक टर्म्स उसमें यूज़ कर रही होती हैं जिनकी वजह से वो चीज़ उनको समझ में नहीं आ पाती। तो ये वीडियो ऐसा है कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो है फिजिक्स सीख लेगा, फिजिक्स के कंसेप्ट सीख लेगा, क्योंकि बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ पे आपको चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जनरली हम कोई भी बुक उठाते हैं ना, ठीक है, जीके की, तो आप देखोगे उसमें यदि आप लाइट्स के बारे में पढ़ोगे जनरल साइंस में आगे, तो मैं उन्हीं बुकों के आधार पर आपको ये समझाने वाला हूँ जो आप जनरली जो आप बुक पढ़ते हैं, ल्यूशन की पढ़ते हैं, अरिहंत की पढ़ते हैं या किसी अदर पब्लिकेशन की जो जनरल साइंस पढ़ते हैं। तो आप जब लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पहली लाइन देखने को वहाँ पे मिलती है कि लाइट इज अ वेव। लाइट क्या है? वेव है। ठीक है, यानी कि जो लाइट है वो स्पेस में वेव की फॉर्म में मूव करती है। वेव यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वेव की फॉर्म में मूव करती है। थोड़ा सा आप आगे फर्दर पढ़ोगे कि लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये सारी वन बाय वन चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट, पहला कंसेप्ट हम लेते हैं वेव की। लाइट होती है जो वेव की तरह स्पेस में चलती है। तो यदि लाइट वेव की तरह स्पेस में चलती है तो इसके क्या प्रमाण है कि लाइट वेव की तरह चलती है? कैसे आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल देके बता सकोगे? और यही एग्जाम्पल हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी बंद कमरे में हैं, ठीक है, और कोई खिड़की है या फिर कोई भी ऐसा छिद्र है जहां से सूरज की रोशनी आती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो आपका प्रकाश होता है वो कैसे आता है, रोशनी से किरणें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। ये एक प्रमाण है कि लाइट जो क्या है वो एक वेव है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, कि लाइट जब किसी व्हाइट सरफेस से टकराती है तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये भी एक क्या दर्शाता है? लाइट के वेव नेचर को दर्शाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है किसका? लाइट के वेव नेचर का। तो ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि लाइट हमारी क्या है? वेव होती है। तो ये यहां तक तो ठीक है, हमने पढ़ लिया। लेकिन क्या होता है भाई कि सन 1800 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ये आके ये बोल देते हैं कि भाई जो लाइट है ना वो तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो तोड़ के लिख रहा हूं मैं इसको, मैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? वेव तो ठीक था, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? सिंपल सी भाषा में समझिए, बिल्कुल आपको साइंस में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो जो वेव अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लेके चलती है उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एक वेव नहीं, बहुत सारी वेव इन्होंने खोज रखी हैं और उनको नाम भी इन्होंने दे रखे हैं। तो साइंस में क्या होता है ना, इनकी आदत पता है क्या होती है? जो भी चीज खोजेंगे उसको नाम दे देंगे, उसको मापेंगे तो उसको भी एक नाम दे देंगे। और उन चीजों को याद रखने के लिए कि नाम नहीं याद रखना पड़ जाए तो उनको सिंबल से डिनोट कर देंगे। ऐसा साइंस वालों की आदत होती है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खोजी और अपने एक स्केल बना दिया वेवलेंथ वाला। वेवलेंथ के आधार पर उनको जो है रख दिया उस स्केल के ऊपर। ये वेवलेंथ क्या होती है, ये कहाँ से, ये सारा समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये स्केल आप देख सकते हो, इसको उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। ठीक है, तो अभी हम वेव पढ़ रहे थे। तो वेव का क्या होता है? तो कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, भाई ये जो वेव होती है ना, ये एक वेव है आप, ठीक है, इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको इन्होंने नाम दे दिया क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला होता है इसका हिस्सा, इसको नाम दे दिया उन्होंने ट्रोप। ठीक है, अब ये कहने लगी कि यार जो ये वेव है इसकी लेंथ को कैसे मापा जाए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो आप क्रेस्ट देख रहे हो, यहाँ पे ये उठा हुआ पार्ट है और इधर से यहाँ पे ये उठा हुआ पार्ट है। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को उन्होंने मेजर किया, यानी कि मापा। इसी तरह जो नीचे ट्रोब होता है उसके डिस्टेंस को मापा। ठीक है, तो यहां से उनको क्या पता चली कि ये जो वेव है इसकी लेंथ इन्होंने यहां से माप ली। तो बस इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, इस चीज को इन्होंने नाम दे दिया वेवलेंथ।
समझ आ गया। तो अब जब इन्होंने इसको वेवलेंथ नाम दे दिया, तब इनके दिमाग में एक और चीज आई कि यार वेवलेंथ तो नाम दे दिया, वेवलेंथ याद नहीं रहेगा, इसको हम एक सिंबल दे देते हैं ताकि सिंबल से हमें याद रहे। तो सिंबल इन्होंने वेवलेंथ को दे दिया ये वाला। अब सिंबल का भी नाम है, सिंबल को भी ये नाम लेके बुलाते हैं, तो इसको नाम दे दिया इन्होंने लैम्डा। ठीक है, तो जहां कहीं भी आप देखोगे लैम्डा का साइन वेवलेंथ को डिनोट करता है फिजिक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई वेवलेंथ कहाँ से आई। अब इनके दिमाग में एक और चीज खटकी, क्या कि इनको पता है कि जो स्पेस के अंदर लाइट मूव करती है, बहती है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए लाइट बह रही है, ऐसे लाइट बह रही है आपकी, ठीक है, ऐसे लाइट बह रही है, तो इन्होंने स्पेस में कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, ऐसे यहाँ पे ये वाला ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया। तो इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में आया कि यार एक सेकंड में, ठीक है, कितनी वेव इस पॉइंट से गुजरती है। इन्होंने इस चीज का आंकलन किया, एक पॉइंट से कितनी वेव गुजरती है। थोड़ा सा आप पहले वाले पॉइंट में देखो, तो यहाँ पे जो वेव गुजर रही है इसकी वेवलेंथ कितनी है आप बता सकते हो ना। अब ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, यानी कि दो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, सो यहां से इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव निकल रही है, बहुत कम वेव निकल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि क्या है, इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। और नीचे वाले पॉइंट में इन्होंने ध्यान दिया कि एक सेकंड में बहुत सारी वेव यार इस पॉइंट से पास होके जा रही हैं। तो उन्होंने ध्यान दिया, मेजर किया कि यार ये जो वेव बहुत ज्यादा पास हो रही है, इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। तो ये एक नतीजे पे पहुंच गए, क्या नतीजे पे, कि ये जो इस पॉइंट से पास हो रही है वेव, ठीक है, यहाँ पे तो इसकी तीव्रता क्या है, कम है, और यहाँ पे इसकी तीव्रता यानी कि गति तेज, तीव्रता यानी कि फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोले, तो यहाँ पे इसकी ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो इन्होंने इस चीज को, प्रॉपर्टी को नाम दे दिया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी ज्यादा वेव पास हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब इन्होंने देखा, यहाँ पे देखिए, यदि वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑफकोर्स कम होगी, कि एक सेकंड में बहुत कम वेव पास हो रही है इस पॉइंट से। और यहाँ पे नीचे देखिए तो एक सेकंड में बहुत सारी वेव पास हो रही है क्योंकि वेवलेंथ कम है। तो एक नतीजे पर पहुंच गए, क्या कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी वेवलेंथ के। मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अब मैं आपको बता रहा था, इनको हर एक चीज का नामकरण करने की आदत है। जब ये चीज का नामकरण कर लेते हैं तो उसको मापते भी हैं, और उस चीज को ये मापते हैं तो उसके लिए ये यूनिट ले आते हैं, और यूनिट का भी ये नाम रख देते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो अब इन्होंने कहा यार ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इनके मन में आया, तो इन्होंने इसको क्या दे दिया, इसकी जो मापने की इकाई होगी इन्होंने इसको नाम दे दिया हर्ट्ज, कि फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापेंगे। अब जो जनरली हम तो लेंथ होती है उसको तो हम मीटर, सेंटीमीटर, इंच में मापते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। चूंकि वेवलेंथ एक बहुत ही आपका माइक्रोस्कोपिक स्केल पे होता है, तो इसलिए इन्होंने इसको मापने के लिए अपनी ही एक ये यूनिट ले आए, और उसको इन्होंने नाम दे दिया नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। तो इसलिए जो वेवलेंथ होती है उसको नैनोमीटर में मापा जाता है। ये बात समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन समझ में आ गया, उनकी यूनिट पता चल गई हमें। ठीक है, कहाँ से आई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत, चलिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो आपकी लाइट है वो वेव नेचर की है, ये चीज आपको पता चल गई। अब हम बात कर लेते हैं इस स्केल पे। अब इस स्केल पे आप आ जाइए, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, तो यदि आप गामा रे से रेडियो वेव्स की तरफ जाओगे तो आपकी जो वेवलेंथ होगी इन रेज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की, वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब चूंकि वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, ये देखिए ये वेवलेंथ इंक्रीज वाली है और ये वेवलेंथ कम वाली वेव है। तो अब एक चीज मेरे को बताइए, जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा है और जिस वेव की वेवलेंथ कम है, तो इसमें से कौन सी एनर्जेटिक होगी, खुद सोच के देखिए, सिंपल सा लॉजिक लगाइए अपना, तो आप पाओगे कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है यार वो आप उसको क्या बोलोगे, डल बोलोगे, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसको आप बोलोगे एनर्जेटिक। तो इसीलिए क्या होता है कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो इसीलिए यदि आप रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाओगे तो एनर्जी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, क्योंकि
रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बट वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब इन्होंने क्या किया कि एक सज्जन आए थे, मैंने आपको बताया था सन 1800 में, जॉन क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने आके ये बोल दिया कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। और इसका नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर आगे मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, पहले ये समझिए। तो अब इस जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर कहीं ना कहीं तो फिर विजिबल लाइट भी होगी जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जब लाइट की बात आ रही है। तो इन्होंने क्या किया, जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग विजिबल लाइट को इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पोजीशन मिली, वो मिली अल्ट्रावायोलेट लाइट और इंफ्रारेड लाइट के बीच में। यानी कि जो हमारी विजिबल लाइट है उसकी यदि आपसे वेवलेंथ पूछ लेता है, जो कि पूछता भी है एग्जाम के अंदर, तो उसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपने ये भी सुना होगा कि आप सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकते हैं, जो विजिबल है ना, आप अल्ट्रावायोलेट लाइट को देख सकते हैं ना ही इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं। क्या आपने अभी ऐसा कभी सोचा है कि हम इंफ्रारेड लाइट को क्यों नहीं देख सकते? इंफ्रारेड लाइट को आप इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी होती है, सिंपल सी बात एक मैं बता रहा हूँ, लाइट बनी होती है फोटोन की, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हर एक फोटोन की अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होती है। तो इंफ्रारेड की जो वेव्स हैं उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या करते हैं, वो हमारी आंखों का जो रेटिना होता है ना, उसमें एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी आंखें इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकती, ठीक है। अब देख तो फिर अल्ट्रावायोलेट लाइट को भी नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती? जबकि अल्ट्रावायोलेट लाइट की एनर्जी तो जो है विजुअल लाइट से ज्यादा है, फिर क्यों नहीं देख सकती? एक बात समझिए, जो अल्ट्रावायोलेट लाइट है ना, उसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से कम है, ओके। तो हमारी आंख में एक लेंस होता है और एक होता है कॉर्निया। लेंस और कॉर्निया क्या करते हैं, खासकर कॉर्निया, जो 400 नैनोमीटर से कम की लाइट आती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारी आंखों के अंदर रोड्स और कोन्स होते हैं, आपने सुना होगा रोड्स और कोन। तो वो क्या करते हैं, रोड्स और कोन्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं लाइट को डिटेक्ट करने में। तो रोड्स और कोन्स जो होते हैं 400 नैनोमीटर से कम की जो लाइट आती है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से हम अल्ट्रावायोलेट लाइट को भी नहीं देख सकते। ये चीज क्लियर हो गई आपको, दोनों चीजें, ठीक है। अब यहां से आपके बहुत सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन गए हैं। पहला क्वेश्चन कि जो विजिबल लाइट का होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसकी पोजीशन अल्ट्रावायोलेट और इंफ्रारेड के बीच में है। विजिबल लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी बट एनर्जी डिक्रीज होगी। रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएंगे, एनर्जी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो ये आपके सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं बात कर रहा था कि लाइट हमने वेव पढ़ ली, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि लाइट आपकी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। अब ये पार्टिकल की तरह लाइट आपकी कैसे बिहेव करती है, जब आप ल्यूशन की बुक में पढ़ोगे, अरिहंत की बुक में पढ़ोगे, तो वहां पे आपको मिलेगा लाइट होती है वो ड्यूल नेचर की होती है। ड्यूल नेचर मतलब कि लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। वेव की तरह कैसे बिहेव करती है मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। अब पार्टिकल की तरह लाइट कैसे बिहेव करती है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट आपको समझा देता हूँ, आपको बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेटल पीस लिया और इस मेटल पीस के ऊपर उन्होंने लाइट डाली, ठीक है। सो क्या हुआ, जो मेटल होती है जब उस पर लाइट पड़ती है तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। लाइट से पहले तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही पड़े थे मेटल में, लेकिन जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो मेटल से एमिट होने लगी, ठीक है। तो उस साइंटिस्ट ने माना कि ये जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एमिट, ये किसी न किसी स्पेसिफिक स्पीड से एमिट हो रहे हैं मेटल से। ऐसा साइंटिस्ट ने माना। आप जानते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने तरीके से हर चीज मान के चलते हैं ये। तो जब ये स्पेसिफिक स्पीड से एमिट हो रहे हैं तो मतलब कि इनकी एक काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी पार्टिकल मूव करता है उसकी जो एनर्जी होती है मूव करने की, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सिंपल भाषा में फिलहाल समझ लीजिए इतना ही।
तो इन्होंने माना कि इन इलेक्ट्रॉन की कुछ स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ तक उन्होंने मान लिया ठीक है। चलिए, तो फिर उन्होंने क्या किया कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन हैं एमिट हो रहे हैं स्पेसिफिक स्पीड से, काइनेटिक एनर्जी से, कि इनकी काइनेटिक एनर्जी किसी न किसी तरीके से चेंज हो सकती होगी, कि किसी न तरीके से तो इनकी जो स्पेसिफिक स्पीड है वो चेंज हो सकती होगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो लाइट थी उसको बहुत ज्यादा ब्राइट कर दिया। जब उन्होंने लाइट को ब्राइट किया तो लाइट के ब्राइट करने से क्या हुआ, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, एमिट होने लगे मेटल से, ठीक है। लेकिन उनकी जो स्पीड थी और जो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की तरह सेम थी। तो उन्हें पाया यार जब मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ लाइट की तो कुछ नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बट उनकी स्पेसिफिक स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो उसने फर्दर एक दिमाग लगाया और क्या किया, उसने क्या किया, जो लाइट यूज कर रहा था इस एक्सपेरिमेंट में उसकी उसने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, ठीक है। उसने उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। अब जैसे ही उसने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होने की स्पीड थी उसने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तो यहाँ से उनकी स्पीड भी क्या हो गई, बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ गई। तो इसीलिए उसने एक रिलेशनशिप बना लिया। रिलेशनशिप बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये चीज समझिए कि लाइट मेटल के ऊपर पड़ रही है और मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, ठीक है। हाइयर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं तभी वो एमिट हो रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई चीज है जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, तो इन्होंने माना इस कंसेप्ट से क्या कि जो लाइट होती है ना वो फोटोन की बनी होती है। फोटोन को आप बिल्कुल एक छोटा पार्टिकल कह लीजिए, छोड़िए ऐसे मत समझिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए मैं आपको एक लड्डू देता हूं, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि इसमें से आप लड्डू में से बिल्कुल छोटे से छोटा टुकड़ा, कितना छोटा टुकड़ा आप तोड़ सकते हो वो मेरे को तोड़ के बताइए। तो जितना छोटा आप तोड़ सकते हो कि भाई उससे नीचे तो आप छोटा तोड़ ही नहीं सकते, तो वो जो होता है उसको फिजिक्स, बिल्कुल सबसे छोटा टुकड़ा किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर का, तो उसको बोलते हैं ये क्वांटा, ठीक है। सो लाइट की क्वांटा इकाई क्या है, फोटोन, यानी कि लाइट फोटोन की बनी हुई है, और फोटोन की अपनी एक इंडिविजुअल एनर्जी होती है, और जो फोटोन होते हैं वो स्पेस में, ठीक है, लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से साफ हो गया, ये फोटोन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एमिट हो रहे हैं। तो यहां से जो पार्टिकल नेचर है लाइट का वो एक्सप्लेन होता है। तो यहां से एक इक्वेशन भी निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है, वो ये पाते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, अब मैं इसको सारे को साफ कर रहा हूं, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, उस साइंटिस्ट ने उसको ले लिया एक्स एक्सिस पर, और जो काइनेटिक एनर्जी थी इन फोटोन की उसने इसको ले लिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है। सो यहां से उसने एक चीज देखी क्या, कि मैं आपको बता रहा था फ्रीक्वेंसी यदि इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो रही है। तो मान लीजिए मेटल के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसकी किसी भी लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। सो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, यदि उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम कर दें तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगी, ठीक है। तो वो एक आपकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी उन्होंने उसको नाम दिया, और उसको उन्होंने डिनोट किया V0 से, इसको बोल दिया उन्होंने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी के नीचे से की लाइट से यदि आप मेटल पे डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो उन्होंने क्या किया कि किसी न किसी लाइट की तो पर्टिकुलर मेटल की तो फ्रीक्वेंसी होगी क्रिटिकल, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को उन्होंने V0 लिया, इसलिए यहाँ पे देखिए इसको जीरो से ना शुरू करने के बजाय यहाँ से शुरू कर रहे हैं ग्राफ को। तब उन्होंने जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू किया, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुअली बढ़ने लगी, तो ये ग्राफ एक सामने निकल के आया, और यहाँ से एक रिलेशनशिप बना, ये जो आपकी लाइन है और ये जो आपकी एनर्जी है। तो यदि आप इस लाइन का स्लोप निकालते हो, क्या निकालते हो, स्लोप, ठीक है, तो यदि आप इसके स्लोप को इस फ्रीक्वेंसी से गुणा कर देते हो, सो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी ऑफ फोटोन मिलेगी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप क्या आया फिर, ये रिलेशनशिप आपको बुक में ऐसे देखने को मिलेगा, E इज इक्वल टू एच वी, वी आपका है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये है एनर्जी और फोटोन, और H है आपका प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। सो प्लैंक कांस्टेंट दरअसल एक कांस्टेंट होता है, जब आप एनर्जी ऑफ फोटोन को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दोगे तो जो आपके पास कांस्टेंट आएगा वो होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट। और ये इक्वेशन किसने दी थी, ये सारा एक्सपेरिमेंट किसने किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने।
सो यहां से हमें जो लाइट है उसके पार्टिकल नेचर का पता चलता है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो यहां से अब हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइट होती है हमारी वो पार्टिकल प्लस वेव नेचर यानी कि वो ड्यूल नेचर की होती है। ये चीज क्लियर हो गई आपको, दोनों चीजें, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो यदि आप ल्यूसेंट या फिर अरिहंत की बुक पढ़ोगे तो उसमें आगे ये भी लिखते हैं कि यदि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो ये लाइट फिर ट्रांसवर्स वेव भी होगी। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है ये आप समझ लीजिए, ठीक है। जो वेव कंपन पैदा करती है, वाइब्रेशन, अपनी प्रोपोगेशन के दौरान, अब इसको समझिए आप। मान लीजिए ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। सो ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां पे आप देख सकते हो। तो यदि इसमें वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन यानी कि बहना, जिस डायरेक्शन में आपकी जो है वेव बह रही है, और इसमें क्या होगा, कंपन। कंपन को आप कैसे समझेंगे, कोई भी एक धागा लीजिए, उसको आप जो है एक किनारे से बांध दीजिए और दूसरे को हाथ में पकड़ लीजिए, और उसको बीच में से आप जो है टिक करोगे तो वो क्या करेगा, कंपन पैदा करेगा, उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। सो जो इसमें वाइब्रेशन होता है वेव में, उसकी डायरेक्शन इस साइड के, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके वर्टिकल होता है, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री, ठीक है। सो जिस वेव में ये प्रॉपर्टी होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उनको ट्रांसवर्स वेव भी बोला जाता है, और ट्रांसवर्स वेव की यही डेफिनेशन है। सो जो लाइट है हमारी वो एक ट्रांसवर्स वेव भी है। तो ये भी आप समझ में आ गया कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, क्लियर, ठीक है। तो ये तो फिलहाल आपको मैंने वो दिया है, डेमो दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए कि आगे मैं इसको शुरू करूं या नहीं शुरू करूं, क्योंकि आगे मैं आपको देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस और बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में। आपको कोई साइंटिफिक टर्म याद नहीं रखनी होगी, आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो आप आसानी से जो है जनरल स्टडी में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको बिल्कुल सिंपल आसानी तरीके से आप आंसर दे पाओगे। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और इंतजार है आपके